तो जब हम नीचे से, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ऑब्जर्वर, और ये हो गई बिल्डिंग या फिर टॉवर। तो अगर मैं नीचे से इसकी बिल्डिंग की या टॉवर के टॉप को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इसको हम इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया थीटा। ठीक है, नीचे से, यहाँ से ग्राउंड का सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमारी आई यहाँ पर है और हम टॉवर के टॉप को इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल है थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा को क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एलिवेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एलिवेशन, ये हम बोलते हैं इसको। तो अब इसमें एक चीज और होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो वो जिस एंगल पर, उसकी आंख से जो एंगल बन रहा है, ऊपर जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इसका उल्टा लेते हैं। उल्टा मतलब क्या, कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई चीज है, कोई रखी हुई है कोई चीज यहाँ पर, और कोई एक इंसान वो यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है, तो वो टॉप से इसको नीचे, वो टॉप से इसको ऑब्जर्व करता है। तो वो जब टॉप से इसको ऑब्जर्व करता है, तो आप देखिएगा इसको ना, तो ये एंगल बन रहा है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ से टॉप से इसको ग्राउंड पर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। तो जब वो इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता है टॉप से, तो तब भी तो कोई एंगल बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है। तो ऑब्जर्वर की आंख के और ग्राउंड के पैरेलल जो ये लाइन है, ये जो लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको सिंपली हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनता है, इस वाले एंगल को बोल देते हैं थीटा को, इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये थीटा और ये थीटा इक्वल होते हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हम ट्राइंगल के लॉ से बता सकते हैं। हमको मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन ये और एक पैरेलल लाइन ये, तो ये जो AC है, इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन इक्वल एंगल्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मेरे को एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इसको हम एलिवेशन भी बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये दे रखा है, तो ये एक ही बात है, समझ लो। एलिवेशन एंगल दे रखा है तो समझ लो डिप्रेशन का एंगल भी सेम होगा, या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो समझ लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम होगा। सीधी सीधी बात है, कॉन्सेप्चुअली समझना बस इतना है कि अगर मैं नीचे से किसी ऊपर वाले पॉइंट को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, तो तब जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अगर मैं ऊपर से किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, तब जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताइए, क्लियर है इतना? सक्षम, सक्षम क्लियर है? यस सर। ठीक है, देवशी बताइए, क्लियर है बेटा? यस सर। भाभी? यस सर। ठीक है, तो अब इन चीजों को देखते हुए हमें इसके क्वेश्चंस जो आएंगे उनको देखना है, करना है आगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एंगल्स है ना, जैसे ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल्स दे रखे हैं, ये एंगल्स हमारे पास जो आएंगे, जो इस चैप्टर में हमसे एंगल्स पूछे जाएंगे और जनरली गिवन होंगे एंगल्स, वो सिर्फ 3 ही एंगल्स होंगे जिन पर हम काम करेंगे, सिर्फ 3 एंगल्स, उसके अलावा कोई चौथा एंगल नहीं मिलेगा। कौन कौन से? 30 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 एंगल्स होंगे। इन 3 एंगल्स के अलावा कोई चौथा एंगल नहीं होगा। तो ये 3 एंगल्स होंगे, इन 3 एंगल्स को लेकर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा क्या करना है।
देखिए पेज नंबर 198 पर आ जाइए और एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 198 एग्जांपल नंबर 1। Page number 198, example 1. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. A tower stands vertically on the ground. एक टॉवर है जो ग्राउंड पर सीधा वर्टिकली स्टैंड करता है, ठीक है। तो हमने कह लिया ये ए बी हमारा टॉवर हो गया। ये टॉवर हो गया ए बी, stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. जो टॉवर का फुट है ये ए बी तो टॉवर हो गया। टॉवर का जो फुट है उससे 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है। उससे 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो टॉवर का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे तो इट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। टॉवर की हाइट निकालनी है तो टॉवर की हाइट को h मान लो। लेट AB be the tower whose height is h। let AB be the tower whose height is h। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप ये देख लीजिए। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में तीन ही एंगल मिलेंगे आपको। सॉरी ये 40 डिग्री मैंने गलत लिख दिया बेटा, 45 डिग्री। तीन ही एंगल मिलेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप ये देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। tan 60 डिग्री होता है हमारा √3। ये हो गया √3। और परपेंडिकुलर क्या हो गया h। AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है 15। तो हाइट कितना हो गया 15 √3। 15 √3 मीटर। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी सर। बताइए हर्षित क्लियर है? यस सर। राधा क्लियर है बताओ? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसी पेज पर एग्जांपल नंबर 2 जो है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she what should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? तो इन्होंने एक फिगर दे रखी है, आप ये फिगर देखिएगा। हमने एक इसमें इलेक्ट्रिकल पोल है, वर्टिकल पोल है। एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा, ये है ए और ये पॉइंट है बी, ए बी।
ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि पोल इस तरीके से है। अब अगर यहाँ पर पोल पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वो जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लैडर सीधा यहीं तक जानी चाहिए, है ना। उन्होंने, हम थोड़ा सा नीचे लगाएंगे लैडर को, ताकि हम यहाँ पर खड़े होकर उसको पोल को, जो भी उसमें फॉल्ट है उसको हम रिपेयर कर सकें। तो हमने क्या करा, हमने जो लैडर है, लैडर इस तरह से लगाई, लैडर इस तरह से लगाई कि ये हमारा, इन्होंने बोला an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर, 5 मीटर टोटल हाइट दे रखी है पोल की, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला she needs to reach a height reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole, ठीक। तो इसका मतलब बेटा यहां से लेकर, इसका मतलब यहां से लेकर और यहां तक का जो ये वैल्यू दे रखा है ये है 1.3 मीटर, और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए सी, ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया डी, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए, 1.3 मीटर हो गया। फिर आप ये देखिए जो पोल है उसकी टोटल हाइट उन्होंने दी है कितना, 5 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हो गई 3.7 मीटर, 3.7 मीटर, 3.7 प्लस 1.3 कितना हो जाएगा, टोटल 5 मीटर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला कि what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, मतलब हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन है, इसको लैडर को, ये लैडर हो गया ना, इस लैडर पर वो चढ़ते हुए इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर पहुंची और उसने यहाँ पर 1.3 मीटर ऊपर से, जो पोल है ना, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे फिक्स करनी है लैडर, ये दे रखा है क्वेश्चन। और फिर वो यहाँ पर खड़ा होकर उसको जो भी फॉल्ट है, जो भी उसमें प्रॉब्लम आई है उसको वो रिपेयर कर देगी। तो वो पूछ रहे हैं कि इस लैडर की लेंथ बताइए, ये बताना है, और ये एंगल दे रखा है बेटा 60 डिग्री। अच्छा, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, मतलब वो BDB पूछ रहे हैं कि how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। तो ये लैडर है, ये लैडर का फुट है, और ये बी पॉइंट है, ये पोल है, ये पोल का फुट है। तो पोल के फुट से लैडर के फुट में कितनी दूरी है, आपको ये बताना है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, कैलकुलेट करना है इसको। एक तो लैडर की लेंथ बतानी है और एक ये बताना है। तो अब आप ये देखिएगा कि हम ये कहेंगे, हाँ इन्होंने ये बोला है यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। और बेटा बस 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होगी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट वेट करिए बस। इन ट्रायंगल CBD, in triangle CBD tan 60 degree is equal to CD upon BD, CD upon BD। tan 60 डिग्री क्या है, √3, और CD क्या है 3.7, और BD क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया BD, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो BD क्या हो जाएगा, BD इधर और √3 इधर। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास हो जाएगा BD इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7, BD √3 इज इक्वल टू 3.7, तो BD इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। तो अब √3 है ना, तो √3 को आप क्या करो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 3.7 √3 अपॉन 3। 3.7 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, 1 0 10 हो गया, 3 3 जा 9। तो बार बार 1.2333 वही आता चला जाएगा।
तो 1.23 मल्टीप्लाइड बाय √3 की वैल्यू उन्होंने दे रखा है, हमको ये लेना है 1.73। तो 1.23 into 1.73 करिए मल्टीप्लाई। 1.23 into 1.73, 3 3 is 9, 3 2 is 6, 3 1 is 3, फिर 7 3 is 21, 2 carry, 7 2 is 14 और 2 16, 1 carry, 7 1 is 7 और 1 8, फिर डबल क्रॉस 3 2 1, 9 6 और 1 7, 3 6 9 3 12, 1 कैरी आ गया, 1 + 8 9 और 2 11, 1 कैरी आ गया 21279। और आप देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 और 3 4, तो टोटल 4 डिजिट्स हैं। तो राइट से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, तो 2.1279 ये हो गया, ठीक है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू 2.13 मीटर। बताइए जी, इतना क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये तो 2.13 मीटर हो गया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपको लेडर की लेंथ और बतानी है। तो लेडर की लेंथ मतलब ये डीसी बताना है आपको, तो ये डीसी भी आ जाएगा। कैसे? लेडर की लेंथ के लिए आप ये देखिए, ये हमारे पास एंगल है और ये एंगल है और ये है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किस में आता है? ये आता है साइन में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं कैलकुलेट करूंगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन CD। BC अपॉन CD साइन 60 डिग्री है √3/2 और BC कितना है 3.7 अपॉन CD कितना है नहीं मालूम, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो √3 into CD is equal to 3.7 into 2। तो CD is equal to 3.7 अपॉन √3 into 2। और आप ये देखिएगा, ये जो 3.7 अपॉन √3 है, इसी को कैलकुलेट करके 2.13 आया है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, 3.7 अपॉन √3 ही थी ओरिजिनल वैल्यू। BD की वैल्यू 3.7 अपॉन √3 ये वैल्यू थी। तो इसको ही मैंने रैशनलाइज करा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। क्यों? क्योंकि √3 से डिवाइड करना टफ पड़ता, 3 से डिवाइड करना आसान पड़ता। तो इस √3 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको रैशनलाइज करा था। तो 3.7 अपॉन √3 इसी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके 2.13 आई थी। तो 3.7 अपॉन √3 की जगह आप लिख दीजिए 2.13 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4.26 मीटर। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और बुक में अगर आप देखेंगे तो आंसर आ रहा है 4.28। तो ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली चलता है इतना, 4.26 4.28। हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं? सर जैसे कि हमने एक चीज ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल दी है, और अगर हमारे उसी क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसी की वैल्यू चाहिए, तो सर हम बोर्ड्स में भी वो मेंशन कर सकते हैं कि ऑलरेडी बिल्कुल सॉल्व। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये 3.7 अपॉन √3 we have just calculated value of BD is this 3.7 upon √3 and this has come out to be 2.13 मीटर। इसकी वैल्यू ये आई है, तो यहाँ से इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, हाँ जी बताइए सर। क्लियर है? राधा समझ में आ रहा है? Yes, sir. नव्या बताओ, नव्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है एन observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। एक कोई चिमनी है, चिमनी वो होती है जो किसी भी फैक्ट्री में लंबा सा पाइप लगा रहता है जिससे धुआं जो है वो बाहर निकलता है।
एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं। तो an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? ठीक है, जरा आप देखिएगा, एक ऑब्जर्वर है और मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 में an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो एक चिमनी दे रखी है मुझे ये बी, ये चिमनी है और इस चिमनी से एक चिमनी दे रखी है ए बी, इस चिमनी से एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, उसकी हाइट है, वो उस चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ी हुई है, 28.5 मीटर दूर खड़ी हुई है। इस पॉइंट को बोल दिया हमने सी। ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है। तो अब आप सीधा सीधा देखिए, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की ना हाइट दे रखी है, इस ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है कितनी, इसकी हाइट गिवन है हमको 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है ऑब्जर्वर की। और सीधी सी बात है कि आईज कहाँ होती हैं, आईज हमारे टॉप पर होती हैं भाई, सर पर ही होती हैं, आई यहाँ पर होती है। तो हमने ये मान लिया है कि 1.5 मीटर इसकी हाइट है, तो यहाँ पर उसकी आईज है, तो जो एंगल बनेगा 45 डिग्री वो उसकी आईज से ही तो बनेगा, तो इसलिए एंगल 45 डिग्री यहाँ बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल या तो ये वाली लाइन, लेकिन अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो हॉरिजॉन्टल क्या लूंगा, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करूंगा, उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो जो हमारा ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड के पैरेलल आप कितनी भी लाइन ड्रॉ करिए, ग्राउंड को भी हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ग्राउंड के पैरेलल कितनी भी लाइन लीजिए वो सारी हॉरिजॉन्टल ही कहलाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें आप ये देखिएगा कि भाई ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, वो एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ी हुई थी, ठीक है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना है 45 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको चिमनी की हाइट बतानी है। मैंने इस पॉइंट को बोला बेटा ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी, इसको बोल दीजिए ई, इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए ई। तो ई पॉइंट में और बी में, इन दोनों में कितना गैप है, दोनों पॉइंट्स में अंतर है, कितनी, कितना है इसका लेंथ 1.5 मीटर। भाई जब ये वाली लेंथ 1.5 मीटर है तो ये भी तो 1.5 मीटर होगी, इतना बता दीजिए, इतना समझ में आ गया हर्षिता? Yes, sir. ठीक है, अनमोल बताओ क्लियर है? यस सर। रुद्रांश बताइए, रुद्रांश क्लियर है इतना? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब मेरे से वो पूछ रहे हैं कि आप इसकी चिमनी की टोटल हाइट बताइए, ठीक है। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ की ए से लेकर बी तक, ये हाइट ऑफ चिमनी हो जाएगा। अब देखना आप जरा, मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द चिमनी इज ए बी, हाइट ऑफ द चिमनी इज ए बी, ये क्या होगा ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, तो मुझे ये ए ई निकालना है, ई बी की लेंथ तो मुझे पता है 1.5,
तो ये हम निकाल लेंगे। देखो जब ये 28.5 है तो ये वाली लेंथ भी 28.5 होगी, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED ट्राइंगल में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो भी एंगल होता है, जो भी हम एंगल जिसका भी हम साइन tan या cos निकालते हैं, उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है और जो साइड बचती है उसको बेस बोल देते हैं। ठीक, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AE अपॉन DE। तो इन ट्राइंगल AED tan 45 डिग्री is equal to AE अपॉन DE और tan 45 डिग्री क्या है 1 और AE हमें नहीं मालूम क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अपॉन DE कितना है 28.5, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू AE। तो AE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। एक चीज तो ये हो गई पहली चीज, और दूसरा हम ये बोलेंगे अब टोटल लेंथ बतानी है ये AB, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू AB और AB कितना था AE प्लस EB। तो AE ये है 28.5 और EB कितना है 1.5। तो 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया बेटा 30 मीटर। बताइए सभी को क्लियर है इतना? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में है फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff. Flag staff क्या होता है? वो जो पोल होता है ना जिस पर फ्लैग को लगाया जाता है, उस पोल को हम बोल देते हैं फ्लैग स्टाफ। ठीक, तो the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. फिर आगे इन्होंने बोला है कि you may take under root 3 is equal to 1.732। अंडर रूट 3 को हम 1.732 ले सकते हैं। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। चलिए जी, तो एग्जांपल नंबर 4 का डायग्राम बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 में है फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग बना दीजिए आप। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और इसकी हाइट आप बोल दीजिए 10 मीटर। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree। ठीक है, तो यहां से इसकी बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो ये पॉइंट है बेटा P, ये पॉइंट है P। अच्छा, a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree। तो यहाँ इसके ऊपर एक फ्लैग भी लगाया जाता है
और फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी है वो मुझे नहीं पता, हमने ये लगा दिया और इस पॉइंट को बोल दिया सी, इसको बोल दिया सी, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहां से पॉइंट पी से अगर हम फ्लैग के टॉप को, ये जो फ्लैग स्टाफ, ये वाला जो फ्लैग स्टाफ है, इसके टॉप को अगर देखें तो बेटा वो एंगल बनेगा पूरा 45 डिग्री। ये समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर। देवशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखिएगा, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि एक तो मुझे ये बताना है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, एक तो एसी बताना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, पॉइंट पी से ये जो बिल्डिंग है ए बी, इसका डिस्टेंस बताना है पी बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग है ए बी, तो इसका डिस्टेंस बताना है पॉइंट पी से, यानी कि मुझे एक तो पी बी बताना है, पी बी ये कितना होगा एक तो ये बताना है, दूसरा सॉरी, दूसरा हमें बताना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी एसी, ठीक ये बताना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या करना है नेक्स्ट, ये मिटाओ इधर से, तो अब देखिएगा कि मैं जब डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, तो मैं करूंगा इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, जब एबीपी ट्राइंगल की बात करेंगे तो आप ये देखिएगा, ये वाला एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो मैं एबीपी में कहूंगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एबी अपॉन पीबी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एबी अपॉन पीबी, tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, और ये एबी कितना दे रखा है 10 अपॉन पीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पीबी इज इक्वल टू tan रूट 3, तो पीबी कितना हो गया 10 इंटू 1.732, इन्होंने बोला था कि आप इसको 1.732 यूज करेंगे रूट 3 को, तो जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक प्लेस इधर आ जाएगा, ये हो गया बेटा 17.32 मीटर, पहले तो ये बता दो ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब उसके बाद Yes, sir. ओके ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ये एसी निकालना है, तो इस तरह को एक्स मान लो, लेट एसी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक ये मान लिया हमने, फिर हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल सी बी पी, इन ट्राइंगल सी बी पी, सीबीपी में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सीबी अपॉन पीबी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सीबी अपॉन पीबी, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 इज इक्वल टू, ये जो सीबी है ये कितना हो गया x प्लस 10, x प्लस 10, और पीबी ये जो है पीबी, ये पीबी मैंने अभी अभी कैलकुलेट करा 17.32, 17.32, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.32 इज इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। तो अब इधर इसको आगे कर रहा हूं,
तो x इज इक्वल टू 17.32 माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.32 मीटर। ये क्या हो गया लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो हमारा था कि डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, सर हाँ। हम उसको PA नहीं ले सकते थे? मतलब PA या PB हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, जब भी कभी डिस्टेंस बोलते हैं ना, डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना। और जब भी कभी डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ थोड़ी कैलकुलेट करेंगे इस लाइन पर। हम डिस्टेंस तो ग्राउंड पर ही कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि ये वाली लाइन तो हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये तो हमारी लाइन ऑफ साइट है जिससे हम देख रहे हैं उसको, बिल्डिंग के टॉप को। तो यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनी हुई कि मैं यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो डिस्टेंस तो यही मेजर होगा। समझ गए? ओके सर। यस सर। ठीक है, बताइए बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर।